आशीर्वाद स्वरूप शब्दों द्वारा हमारा मार्गदर्शन करें माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। जोहार। मंच पर विराजमान झारखंड के राज्यपाल श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, यहाँ के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान रघुवर दास, केंद्र में मंत्री परिषद के मेरे साथी श्रीमान नितिन गडकरी जी, झारखंड सरकार में मंत्री श्रीमान नीलकंठ जी, डॉक्टर लुइस मरांडी जी, श्रीमान राज पालीवर जी, श्रीमान रणधीर कुमार सिंह, झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस DN पटेल, सांसद श्रीमान विजय हंसदा जी, विधायक श्रीमान ताला मरांडी, अनंत कुमार ओझा, भारत सरकार में हमारे साथी केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग सचिव श्रीमान संजय मित्रा जी, केंद्रीय पोत परिवर्तन सचिव श्रीमान राजीव कुमार जी और यहाँ के मुख्य सचिव राजबाला वर्मा जी और विशाल संख्या में पधारे हुए झारखंड के मेरे प्यारे भाई और बहनों, जोहार, जाजो जोहार। सांताल हुन रेन बीर सिदो कानू तिकिनाक जोनोम जायगाय डोबोक आकाना झारखंड राज्य रेनाक ओना धारती ओकारे गोगो गंगा रेनाक दाक सेकेज सेकेज आतुकान ओना डोबोक अक्कान। नोडे सोहोर सेटरा खान गोगो बाबा आप बोया मिशेगा जोतो कोगिया जोहारा पेकाना। भाइयों बहनों, आज सांथाल की धरती पर आने का मुझे सौभाग्य मिला है। भगवान बिरसा मुंडा, चांद भैरव, नीलांबर पीतांबर जैसे वीर सपूतों की ये धरती, इस धरती को मैं नमन करता हूं और इस धरती के वीर नागरिकों का भी मैं हृदय से अभिवादन करता हूं। आज झारखंड में साहबगंज की धरती पर एक साथ
सप्तधारा विकास की योजनाओं का शुभारंभ हो रहा है। सांथाल परगणे में, इस इलाके में एक साथ इतनी बड़ी विकास की योजनाएं शायद आजादी के बाद किसी एक कार्यक्रम के तहत इस क्षेत्र के विकास के लिए उठाए कदम पहली बार होते होंगे, ऐसा मैं मानता हूं। ये पूरे सांथाल इलाके का अगर भला करना है, यहां की समस्याओं का समाधान करना है, यहां के गरीब से गरीब मेरे आदिवासी भाई बहन, मेरे पिछड़े भाई बहन, अगर इनकी जिंदगी में बदलाव लाना है तो उसका एक ही उपाय है, और वो उपाय है विकास। जितना तेज गति से हम विकास यहां करेंगे, यहां के जन सामान्य की जिंदगी बदलने में हम सफल होंगे। आज एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कार्यक्रम जो झारखंड और बिहार को जोड़ रहा है, गंगा के ऊपर दो राज्यों को जोड़ने वाला सबसे बड़ा ब्रिज, 2200 करोड़ रुपयों से ज्यादा लागत, और ये सिर्फ दो राज्यों को ही जोड़ता है ऐसा नहीं है, ये विकास के नए द्वार को खोल देता है। आप यहां से पूर्वी भारत के एक विशाल फलक के साथ अपने आप को सीधा जोड़ने का इस ब्रिज के बनने से आपको अवसर मिल रहा है। मैं बिहार वासियों को बधाई देता हूं, मैं झारखंड वासियों को बधाई देता हूं कि एक महत्वपूर्ण ब्रिज का आज शिलान्यास हो रहा है। और हमारे नितिन गडकरी जी ये ऐसे मंत्री हैं जो समय सीमा में काम करवाने में बहुत कुशल है, और इसलिए मेरा पक्का विश्वास है कि जिस तारीख को इसका लोकार्पण तय होगा, उस तारीख को करने की सीमा रेखा में पूरा काम पूरा करवा देंगे। ये कार्य लटकते हुए काम नहीं रहेंगे। आप कल्पना कर सकते हैं इस इलाके के कितने नौजवानों को रोजगार मिलेगा, और अपने ही जनपद में शाम को अगर घर लौट के जाना है तो आसानी से जा सके, वहां उनका रोजगार भी होगा। उसके साथ साथ ये काम ऐसा है कि उनका स्किल डेवलपमेंट भी होगा।
एक नई हुनर, एक नई महारत जब 2-2.5 साल तक लगातार एक प्रोजेक्ट में लगते हैं तो किसी इंजीनियर से भी ज्यादा काम करने की ताकत उसके अंदर आ जाती है। इस इलाके में इस प्रोजेक्ट के कारण हजारों परिवार के नौजवान ऐसी ताकत प्राप्त करेंगे जो आने वाले दिनों में झारखंड हो, बिहार हो, हिंदुस्तान का और कोई इलाका हो, वहां भी अगर कोई ऐसे प्रोजेक्ट आते हैं तो इस इलाके के नौजवानों की पहली पसंद होगी और लोग उनको ज्यादा पैसे देकर के अपने यहां काम के लिए ले जाएंगे। ये ताकत इसमें से पैदा होने वाली है। और इस सारे प्रोजेक्ट में सबसे बड़ी जो ताकत है ये मानव शक्ति का सुयोजित रूप से स्किल डेवलपमेंट करके विकास करना। मैं यहां के नौजवानों को शुभकामनाएं देता हूं। ये आपके आंगन में शुभ अवसर आया है। आप भी मन में ठान लीजिए, मेहनत भी करनी है और अपनी क्षमता भी बढ़ानी है। और एक बार क्षमता बढ़ गई तो दुनिया आपको पूछती हुई चली आएगी कि यहां जो अनुभवी नौजवान है उनकी हमें जरूरत है। ये बदलाव आने वाला है। आज मुझे यहां एक दूसरे कार्यक्रम का भी लोकार्पण का अवसर मिला है और वो है साहबगंज से गोविंदपुर तक सड़क का जो निर्माण हुआ है इसका लोकार्पण हो रहा है। पहले कभी यहां से गोविंदपुर जाना होता तो 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे लग जाते। अब ये जो नया रोड बना है 5-7 घंटे में आप गोविंदपुर पहुंच सकते हैं। कितनी बड़ी गति आई है आपके जीवन में इसके कारण, कितना बड़ा बदलाव आया है। और ये सिर्फ सड़क नहीं है, पूरे सांथाल इलाके को बीच से निकलने वाली ये सिर्फ सड़क नहीं है, ये पूरे सांथाल के इलाके के गरीब से गरीब नागरिक के जीवन में विकास का एक नया रास्ता खोल रही है, विकास की एक नई दिशा खोल रही है, विकास का एक नया लक्ष्य नजदीक ला करके रख रही है। और इसलिए सड़कें बहुत बनती हैं, यातायात के लिए काम आती है, लेकिन ये सड़क उन सड़कों में से नहीं है। वो सिर्फ जाने आने का काम नहीं, ये विकास की ओर बढ़ने का एक रास्ता बन रहा है और जो पूरे सांथाल इलाके की शक्ल सूरत को बदल देगा, ये मेरा पक्का विश्वास है। भाइयों बहनों, नदी को हम मां कहते हैं और मां हमें सब कुछ देती है, लेकिन कभी कभी ऐसी भी कहावत कही जाती है कि मांगे बिना मां भी नहीं परोसती है। गंगा मां सदियों से इस पूरे क्षेत्र को नवपल्लवित करती रही है, ये जीवन धारा के रूप में बह रही है। लेकिन बदलते युग में ये मां गंगा हमारे जीवन को एक नई ताकत भी दे सकती है। 21वीं सदी के विश्व में ये मां गंगा झारखंड को दुनिया से सीधा सीधा
जोड़ने की दिशा में हम आगे बढ़ना चाहते हैं। क्या कभी आपने कल्पना की थी समुद्री तट के जो शहर होते हैं, राज्य होते हैं, वे तो अपने आप दुनिया से जुड़ जाते हैं, लेकिन लैंडलॉक इलाका, झारखंड जैसा इलाका जहां निकट में कहीं समंदर नहीं है, क्या वह भी विश्व के साथ जुड़ सकता है? जिस प्रोजेक्ट को लेकर के हमारे नितिन गडकरी जी काम कर रहे हैं और बड़े मनोयोग से कर रहे हैं, और उससे सबसे बड़ा काम होने वाला है, ये प्रोजेक्ट जब पूरा होगा तो ये झारखंड सीधा सीधा पूरी दुनिया के साथ जुड़ने की ताकत बन जाएगा। और वो प्रोजेक्ट है गंगा में मल्टी मॉडल टर्मिनल का शिलान्यास। बंगाल की खाड़ी तक यहां से जहाज चलेंगे, गंगा में जहाज चलेंगे, माल ढोकर के ले जाएंगे, और यहां की चीजें सीधे सीधी बंगाल की खाड़ी से निकल करके समुद्री मार्ग से सीधी दुनिया में पहुंच पाएगी। व्यापार के लिए, विश्व व्यापार के लिए जब इस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध होती है, तब विश्व व्यापार के अंदर झारखंड भी अपनी जगह बना सकता है। चाहे यहां की स्टोन चिप्स हो, चाहे यहां का कोयला हो, चाहे यहां के अन्य पैदावार हो, विश्व के बाजार में सीधा पहुंचाने का सामर्थ्य इसके अंदर आ सकता है। इतना ही नहीं, यह व्यवस्था बनने के बाद अगर यहां का कोयला पश्चिमी भारत में ले जाना है, तो जरूरी नहीं है कि उसको रोड और रास्ते और रेल से लिया जाया जाए, वो बंगाल की खाड़ी से समुद्र के मार्ग पर उस ओर ले जाया जाए, सस्ता पड़ जाएगा, और जो इस क्षेत्र में काम करते होंगे इनकी आर्थिक ताकत बढ़ाने में उपयोगी होगा। भाइयों बहनों, हमारे देश में हाईवे की चर्चा चिंता हुई। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, तब हमारे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में दो महत्वपूर्ण ऐतिहासिक योगदान अटल जी की सरकार के इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र के दो मैं कह रहा हूं, और तो सैकड़ों है। एक, उन्होंने पूरे हिंदुस्तान को स्वर्णिम चतुष्क से जोड़ करके इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक रूप देने का एक सफल प्रयोग किया, पूरा किया। दूसरा, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, जिससे हिंदुस्तान के गांव गांव को, जैसे शरीर के अंदर अलग अलग शिरा और धमनियां होती हैं, वैसे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क के द्वारा रास्तों का पूरा नेटवर्क खड़ा करने का बीड़ा उठाया। बहुत बड़ा काम उनके कार्यकाल में हुआ। बाद में भी जो सरकारें आई उस कार्यक्रम को चला रही है, ये वाजपेयी जी का दूसरा योगदान था। भाइयों बहनों, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आती है तो रोड और रास्तों की चिंता चर्चा की, हाईवेज बनाए, हमने हवाई जहाज के लिए एयरपोर्ट बनाना, उसकी व्यवस्थाएं खड़ी की, हमने रेलवे के विस्तार के लिए काम किया। लेकिन एक क्षेत्र हमें चुनौती दे रहा था, हमें निमंत्रण दे रहा था, वो वाटरवे था। हमारी नदियां वे यातायात के लिए काम आ सकती है क्या?
वर्तमान सरकार ने नितिन गडकरी जी के नेतृत्व में एक ऐतिहासिक नया फैसला लिया है कि हमारे देश की जो पानी से भरी हुई नदियां हैं उसमें यातायात करके कम खर्चे में माल ढोने का पूरा अभियान चले और उसी के तहत बनारस से हल्दिया तक कार्गो ले जाने के लिए पूरी व्यवस्था विकसित हो रही है। झारखंड को बंगाल की खाड़ी तक जोड़ा जा रहा है। यहां से जहाज चलेंगे, नदी में छोटे छोटे नाव तो हमने बहुत देखे हैं, हजारों टन माल उठा करके ले जाने वाले जहाज चलेंगे। आप कल्पना कर सकते हैं विकास का कौन सा नया क्षेत्र हमारे सामने उभर करके आ रहा है। तो हाईवे है, एयरवेज है, रेलवेज है, अब आपके सामने है वाटरवे। ये वाटरवे, इसका एक शुभारंभ, शिलान्यास का आज काम हो रहा है। हजारों करोड़ की लागत आने वाली है। भारत में ये पूरा अभियान नए सिरे से हो रहा है और इसलिए उसका एक कौतुक भी होने वाला है। आने वाले दिनों में अर्थशास्त्री इस पर लिखने वाले हैं, इस पर चर्चा करने वाले हैं कि भारत इंफ्रास्ट्रक्चर में एनवायरमेंट फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर की ओर कैसे आगे बढ़ रहा है। पर्यावरण की भी रक्षा हो, विकास भी हो, यातायात भी हो, गति भी मिले। ये कैसा काम हो, उसकी दिशा में तेज गति से काम बढ़ाने के लिए नितिन जी का डिपार्टमेंट आज काम कर रहा है। मां गंगा सब कुछ दे रही थी, अब एक नई भेंट मां गंगा के द्वारा विकास का एक नया मार्ग हमारे लिए प्रस्तुत हो रहा है। इसलिए मां गंगा का हम जितना ऋण स्वीकार करें इतना कम होगा। भाइयों बहनों, मैं आज झारखंड के मुख्यमंत्री श्रीमान रघुवर दास जी का एक बात के लिए बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने इन सांथाल इलाके के किसानों के लिए, पशुपालकों के लिए एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कदम उठाया है और वो है डेयरी उद्योग का। पशुपालक को दूध अगर एश्योर्ड कीमत पर बिकेगा तो पशुपालन करेगा, अच्छा पशुपालन करेगा। आज वो पशुपालन करता है या तो परिवार की दूध की जरूरत पूरी करता है या तो गांव में अड़ोस पड़ोस में थोड़ा दे देता है, लेकिन इसका कॉमर्शियल मॉडल उसके दिमाग में आता नहीं है। जब डेयरी बन जाती है तो गरीब किसान, गरीब पशुपालक को भी ये पशुपालन, उसके द्वारा दूध उत्पादन और दूध उत्पादन का वैल्यू एडिशन कर करके मार्केट एक बहुत बड़ी चेन बन जाती है। मैं गुजरात की धरती से आया हूं, अमूल भी वहां का जाना जाता है। हिंदुस्तान का कोई कोना ऐसा नहीं होगा जहां अमूल न पहुंचा हो। ये अमूल है क्या आखिर? किसी जमाने में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उनके मार्गदर्शन में एक छोटी सी मंडली बनी। कुछ किसानों ने इकट्ठे आकर के दूध इकट्ठा कर करके काम शुरू किया और देखते ही देखते बढ़ता गया और आज अमूल का नाम विश्व में हो गया। आज रघुवर दास जी इस संथाल के गरीब किसानों के लिए, पशुपालकों के लिए उस डेयरी का शिलान्यास कर रहे हैं जो डेयरी आने वाले दिनों में लाखों परिवारों के पशुओं का दूध, उसकी प्रोसेसिंग, उसका मार्केटिंग, उसका ब्रांडिंग और पशुपालक को दूध की सही कीमत मिले, रोजाना कीमत मिले, उस दिशा में काम करने का फैसला कर रहे हैं। मेरी उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। डेयरी के क्षेत्र में गुजरात के डेयरी उद्योग को काफी अनुभव है।
अगर झारखंड को गुजरात से कोई मदद की जरूरत होगी तो मैं जरूर उन लोगों को कहूंगा कि वे भी आपकी मदद करें और यहां के पशुपालक के लिए, यहां के किसानों के लिए एक बहुत बड़ा काम हो जाए, उनके जीवन में एक नया, क्योंकि जमीन कभी कभी कम होती है, लेकिन अगर पशुपालन अच्छा हो तो उसको एक ताकत मिल जाती है। और मैं मुख्यमंत्री जी से और भी कहूंगा कि जैसे उन्होंने डेयरी के काम के लिए एक बीड़ा उठाया है, वे डेयरी के साथ साथ शहद का भी काम कर सकते हैं। मधुमक्खी पालन के द्वारा जो पशुपालक दूध उत्पादन करता है वो शहद भी उत्पादन कर सकता है और डेयरी के मार्ग से शहद भी इकट्ठा किया जा सकता है और शहद का भी ग्लोबल मार्केट बन सकता है। हमारा किसान दूध से भी कमा सकता है, शहद से भी कमा सकता है और खेत की पैदावार से भी कमा सकता है। 12 महीना उसकी कमाई का उसमें गारंटी बन जाता है। मुझे विश्वास है कि रघुवर दास जी ने बड़ी दीर्घ दृष्टि के साथ, आज भले वो छोटा लगे काम, सरदार वल्लभ भाई ने जब प्रेरणा देकर के काम करवाया था बहुत छोटा लगता था, लेकिन वो काम आज दुनिया में मशहूर हो गया। रघुवर दास जी ने जो छोटा सा काम का आरंभ किया है उसकी भावी ताकत कितनी है वो मैं बिल्कुल अपनी आंखों के सामने देख पा रहा हूं और पूरे संथाल इलाके का भाग्य बदलने में, हर पशुपालक किसान का भाग्य बदलने में ये काम आएगी, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। भाइयों बहनों, 2015 2 अक्टूबर मुझे जस्टिस DN पटेल जी के निमंत्रण पर खूंटी आने का सौभाग्य मिला था और खूंटी का न्यायालय, खूंटी की कोर्ट, वो देश की पहली सोलार कोर्ट बनी थी। सूर्य शक्ति से प्राप्त बिजली से उस न्यायालय का पूरा कारोबार चल रहा था। आज मुझे खुशी है कि फिर से एक बार साहबगंज में एक सरकारी व्यवस्था का परिसर और दूसरा न्यायालय, दोनों पूर्ण रूप से सूर्य शक्ति से चलने वाले इकाइयां बन रही हैं। मैं इसके लिए जस्टिस DN पटेल और उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूं और झारखंड सरकार को भी बधाई देता हूं कि उन्होंने सूर्य शक्ति को बढ़ावा दिया है। रूफटॉप सोलर एनर्जी का काम जो उन्होंने उठाया है, करीब करीब 4500 किलोवाट सूर्य ऊर्जा उन्होंने इंस्टॉल करने का काम सफलतापूर्वक पूरा कर दिया है। अगर हमें हमारे जंगल बचाने हैं, हमारी भावी पीढ़ी को कुछ दे के जाना है, तो हमें हमारे पर्यावरण की रक्षा करनी होगी। और ऊर्जा का अगर कोई उत्तम स्रोत है जो हमें सहज उपलब्ध है, वो है सोलर एनर्जी, सूर्य शक्ति। और उस सूर्य शक्ति की दिशा में आज भारत एक तेज गति से आगे बढ़ रहा है। भारत ने सपना देखा है 175 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का, उसमें 100 गीगावाट सोलर एनर्जी का। हिंदुस्तान के हर कोने में सूर्य शक्ति से ऊर्जा मिले, इस पर बल दिया जा रहा है। आज हमें जो विदेशों से एनर्जी खरीदनी पड़ती है, उसमें बहुत बड़ी बचत होगी। वो पैसे गरीब के काम आएंगे। आज पर्यावरण को जो नुकसान होता है, उसमें से हमें राहत मिलेगी। और सूर्य शक्ति की दिशा में एक जमाना था, सूर्य शक्ति की 1 यूनिट ऊर्जा की कीमत 19 रुपया लगती थी। लेकिन भारत ने जिस प्रकार से अभियान चलाया, आज स्थिति आ गई है
कि कोयले से भी सूर्य शक्ति की ऊर्जा सस्ती मिलने लग गई है। अभी अभी जो टेंडर निकला वो सिर्फ 3 रुपये का निकला है, 2 रुपया 96 पैसे। यानी एक प्रकार से एक बार इन्वेस्टमेंट कॉस्ट लग गई, बाद में बिना कोई खर्चे हम बिजली प्राप्त कर सकते हैं। और भाइयों बहनों, 21वीं सदी में किसी भी नागरिक को अंधकार में जीने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। कई परिवार हैं जो आज भी घरों में बिजली का कनेक्शन नहीं ले रहे हैं। उनको लगता है क्या जरूरत है, समझा बुझाने के बाद लेते हैं। सरकार मुफ्त में कनेक्शन देती है तो भी कभी कभी लोग कुछ उदासीनता बरतते हैं। ऐसे परिवारों को बच्चों की पढ़ाई के लिए भारत सरकार ने बच्चे की पढ़ाई के लिए छोटा सा बैटरी, सोलार से चलने वाली छोटा बल्ब ऐसा टेबल पे लगा दे, जमीन पे लग करके पढ़ना चाहता है तो उससे पढ़ सकता है। इन लाखों ऐसे गरीब परिवारों को देने की दिशा में एक बहुत बड़ा बीड़ा उठाया है। हमारा किसान जहां जमीन से पानी निकाल करके खेती करता है, उसको बिजली महंगी पड़ती है। अब सोलार पंप हम लगा रहे हैं। किसान सोलार पंप से जमीन से पानी निकालेगा, सूर्य से जमीन बैटरी भी चार्ज होती रहेगी, पानी भी निकलता रहेगा, खेत भी हरा भरा रहेगा। 2 फसल लेता है, 3 फसल लेने लग जाएगा। उसकी आय जो 2 गुना करनी है, उसमें ये सोलार पंप भी काम आने वाला है। एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन का काम सूर्य ऊर्जा के क्षेत्र में भारत सरकार के द्वारा चल रहा है। झारखंड सरकार ने भी कंधे से कंधा मिलाकर के भारत सरकार के साथ चलने का बीड़ा उठाया है। सोलार एनर्जी को बल दे रहे हैं, रूफटॉप सोलार एनर्जी को प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं इसके लिए भी झारखंड को बधाई देता हूं। और मैं देशवासियों से भी कहूंगा कि हम ऊर्जा के क्षेत्र में संवेदनशील बने, हम ऊर्जा के महत्व को समझे और भावी जीवन के रक्षा को भी समझे। अभी पूरे देश में एलईडी बल्ब का एक अभियान चल रहा है। अगर कोई सरकार अपने बजट में ये कह दे कि हम 10,000 करोड़ रुपया लगाते हैं और ये 10,000 करोड़ रुपया लोगों को बांट देंगे, तो वाहवाही हो जाएगी, तालियां बजेगी, अखबार में हेडलाइन छपेगी, वाह मोदी कितना अच्छा प्रधानमंत्री है, 10,000 करोड़ रुपया लोगों को बांटने वाला है। भाइयों बहनों, आप सबके सहयोग से हमने एक ऐसा काम किया है जो 10,000 करोड़ से भी ज्यादा आपकी जेब में पहुंचा रहा है, हिंदुस्तान के नागरिकों की जेब में पहुंचा रहा है। क्या किया? एलईडी बल्ब लगाइए, बिजली बचाइए, बिजली का बिल कम कीजिए और आपका किसी का साल का 250 बचेगा, किसी का साल का 1,000 बचेगा, किसी का साल का 2,000 रुपया बचेगा। वो गरीब बच्चों को दूध पिलाने के लिए काम आ जाएगा, गरीब बच्चों को कुछ शिक्षा दीक्षा देने के लिए काम आ जाएगा। हम जब सरकार में आए तब एलईडी बल्ब 350-400 रुपए में बिकता था। आज वो एलईडी बल्ब 50-60 रुपए में बिकने लग गया और देश में सरकार के द्वारा 22 करोड़ बल्ब वितरित कर चुके हैं और लोगों ने अपने आप किया है। दोनों मिलाकर के करीब करीब 50 करोड़ नए एलईडी बल्ब लोगों के घरों में लग चुके हैं और इससे जो बिजली की बचत हुई है वो करीब करीब 11,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। ये 11,000 करोड़ रुपया जो बिजली का वपराश करने वाले लोग हैं उनकी जेब में बचने वाला है। कितना बड़ा रिवॉल्यूशन आता है अगर हम छोटे से बदलाव से काम कर सकते हैं। तो बिजली बचाना, दूसरी तरफ सूर्य ऊर्जा का उपयोग करना, एक प्रकार से
सस्ते से सस्ती बिजली की दिशा में जाना, तो एक 360 डिग्री जिसको कहे वैसा पूरा ऊर्जा का एक पूरा नेटवर्क बना करके काम आज सरकार कर रही है और उसका भी आपको लाभ मिलेगा। मैं आज मेरे सामने यहां नौजवान देख रहा हूं, उनके सर पर टोपी है, टोपी पे फीले फूल लगे हुए हैं, बड़े शानदार दिख रहे हैं। ये हमारे आदिम जाति के बच्चे हैं, ये पहाड़िया समाज के बच्चे हैं। उनके परिवार में अभी तक किसी को सरकार के अंदर काम करने का सौभाग्य नहीं मिला है। सब लोग ताली बजा करके इनका अभिनंदन कीजिए। मैं रघुवर दास जी के नए इनिशिएटिव के लिए और उनके मौलिक चिंतन के लिए बधाई देता हूं कि उन्होंने इन पहाड़िया बच्चों को सिलेक्ट किया, सरकारी नियमों में बदलाव किया। उनकी ऊंचाई कम थी तो उसको भी कॉम्प्रोमाइज किया, उनकी पढ़ाई कम थी उसमें भी कॉम्प्रोमाइज किया और उनको ट्रेनिंग दे करके आपकी सुरक्षा के काम में लगाया। वो एक प्रकार से सरकार बन गए हैं। भाइयों बहनों, हिंदुस्तान के आखिरी छोर पर बैठे हुए जो लोगों की गिनती होती है, इसमें ये मेरे पहाड़िया बेटे हैं, ये पहाड़िया बेटियां हैं। आज वो मुख्य धारा में आ रही है, विकास की मुख्य धारा में जुड़ रही है। और मैं देख रहा था वो बेटियां जब अपना सर्टिफिकेट लेने आई थी, उनका आने का तरीका, उनका सैल्यूट करने का तरीका, उनका अपना मेरे सवालों के जवाब देने का तरीका, उनका कॉन्फिडेंस देख करके मुझे लग रहा है ये हमारी शान और शौकत बन जाएंगे। ये पहाड़िया बिरादरी के मेरे साथी, ये सारे मेरे नौजवान ये झारखंड के भाग्य को सुरक्षा देने वाली एक नई ताकत बन जाएंगे। फिर एक बार इनके लिए तालियां बजा करके गौरव कीजिए, रघुवर दास जी का अभिनंदन कीजिए। उन्होंने इतना बड़ा महत्वपूर्ण काम किया है। समाज के आखिरी छोर पर जो आदिवासियों से भी गरीब है, आदिवासियों से भी पछात है, 4-4 पीढ़ी तक जिसको स्कूल में जाने का अवसर नहीं मिला है, ऐसे सारे बच्चे आज हमारे सामने हैं। इससे कितना आनंद होता है। आज जीवन धन्य हो गया इन बालकों को देखते हुए, और यही मेरा नए भारत का नींव बनने वाली है। भाइयों बहनों, यही मेरा न्यू इंडिया है। देश का गरीब से गरीब भारत की विकास यात्रा में जुड़ जाएगा, इसका ये उदाहरण है। भाइयों बहनों, कुछ महिलाएं आज मंच पे आई थी। आपको दूर से दिखता था नहीं दिखता था मुझे मालूम नहीं। झारखंड सरकार की तरफ से मैं उनको मोबाइल फोन दे रहा था और मैं देख रहा था कि वे मुझे मेरे सब सवालों के सही जवाब दे रहे थे। उनको मालूम था ऐप क्या होती है, बीम ऐप क्या है, ऐप कैसे डाउनलोड होती है, इसके आर्थिक कारोबार इस मोबाइल फोन से कैसे हो, सब मालूम था उनको। मुझे इतनी खुशी हुई। जो संसद में हमारे साथी हैं वो कभी कभी कहते हैं कि भारत के गरीब को मोबाइल फोन कहां आएगा, कहां सीखेगा, कहां चलाएगा। मैं जरूर संसद में मेरे साथियों को मिलूंगा तब कहूंगा कि मैं हिंदुस्तान में अति पिछड़ा इलाका संथाल में गया था और वहां की मेरी आदिवासी बहनें मोबाइल फोन का क्या उपयोग हो सकता है वो मुझे सिखा रही थी। ये रिवॉल्यूशन है, ये डिजिटल इंडिया का रिवॉल्यूशन है, ये लेस कैश सोसाइटी का रिवॉल्यूशन है। और नोटबंदी के बाद हर किसी को लग रहा है कि अब हम अपने मोबाइल फोन से अपने मोबाइल फोन को ही अपनी बैंक बना सकते हैं। छोटे छोटे सखी मंडल, उनका कारोबार, उनके बीच में एक मुखिया बहन, उसके हाथ में मोबाइल फोन और मोबाइल फोन बैंक से जुड़ा हुआ, मोबाइल फोन अपने ग्राहकों से जुड़ा हुआ, एक पूरा नया रिवॉल्यूशन इस पहल से आ रहा है। मैं इस संथाल इलाके की सखी मंडल की बहनों को बधाई देता हूं। मेरा बहुत पुराना एक अनुभव है।
वो अनुभव मुझे आज भी प्रेरणा देता है। मैं जब गुजरात में मुख्यमंत्री था तो दक्षिणी गुजरात में आदिवासी बस्ती के बीच में एक कपराड़ा करके सुदूर इलाका है। अब मैं मुख्यमंत्री था लेकिन मेरा वहां जाना होता नहीं था, क्योंकि उस इलाके में ऐसे कोई अवसर नहीं आता था। सभा करनी है तो मैदान भी नहीं था, पूरा जंगल ही जंगल था। और एक घर यहां तो दूसरा घर 2 मील दूर तो तीसरा घर 3 मील दूर। मैंने तय किया नहीं, मुझे जाना है। वहां हमने एक डेयरी का छोटा सा काम शुरू किया, एक चिलिंग सेंटर बनाया, जो दूध ठंडा लेकर के दूध ठंडा करने की व्यवस्था होती है। डेयरी में ले जाने से पहले थोड़ी देर जहां 2, 3, 4 घंटे दूध रखना हो तो वहां रखते हैं। छोटा सा प्रोजेक्ट होता है, 25-50 लाख रुपए में तैयार हो जाता है। मैंने कहा मैं उस प्रोजेक्ट के लिए आऊंगा, तो हमारे सब लोग नाराज हो गए कि साहब मुख्यमंत्री 25 लाख के कार्यक्रम में जाएंगे। मैंने कहा मैं जाऊंगा, मुझे जाना है। तो मैं गया। अब वो जगह ऐसी थी, जनसभा तो हो नहीं सकती। जनसभा 3-4 किलोमीटर दूर स्कूल के मैदान में थी। लेकिन उन्होंने दूध भरने के लिए जो महिलाएं आती हैं, वो अपने बर्तन में दूध लेकर के आई हुई थी। वो चिलिंग सेंटर पे आई थी, दूध वगैरह भरने का कार्यक्रम हो गया। और बाद में मैंने देखा कि वो महिलाओं ने अपना जो बर्तन था बाजू में रख दिया था और वो मोबाइल फोन से मेरी फोटो ले रही थी। करीब करीब 30 महिलाएं थी, हर एक के हाथ में मोबाइल था और वो भी फोटो निकालने वाला मोबाइल था। वो फोटो निकाल रही थी। तो मैं उनके पास चला गया। मेरे लिए बड़ा अजूबा था, इतने बैकवर्ड इलाके में आदिवासी महिलाएं दूध भरने के लिए आई हैं, गांव में किसान है। तो मैंने जाकर के पूछा आप क्या कर रही है? तो बोले आपका फोटो निकाल रहे हैं। तो मैंने कहा फोटो निकाल के क्या करोगी? तो बोले इसको हम डाउनलोड करवाएंगे। मैं हैरान था उनके मुंह से डाउनलोड शब्द सुन करके। कभी कभी बड़े बड़े लोगों को भी पता नहीं होता है कि भारत के सामान्य मानवी में विज्ञान, टेक्नोलॉजी, आधुनिकता पकड़ने की ताकत कितनी बड़ी होती है। और मैंने आज यहां दोबारा एक बार इन मेरी आदिवासी बहनों के पास देखा। उन्होंने कहा कि हम डिजिटल रिवॉल्यूशन की धारा बन जाएंगे, हम इस काम को करके रहेंगे। मैं इन सभी सखी मंडलों को और मोबाइल फोन की कनेक्टिविटी के द्वारा एक डिजिटल क्रांति के सैनिक बनाने का जो अभियान चला है, इसके लिए मैं झारखंड सरकार को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। युग बदल चुका है, बदले युग में हम कैसे आगे बढ़ना चाहिए, उस दिशा में हमने चलना होगा। भाइयों बहनों, हिंदुस्तान का गरीब सम्मान के साथ जीना चाहता है। हिंदुस्तान का आदिवासी, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित सम्मान के साथ जिंदगी जीना चाहता है। वो किसी की कृपा पर चीजें ढूंढता नहीं है। उसका नौजवान कह रहा है कि मुझे अवसर दीजिए, मैं अपनी भाग्य रेखाएं खुद लिख दूंगा। ये ताकत मेरे इन गरीब आदिवासी लोगों के बच्चों में होती है, दलित, पीड़ित, शोषित के बच्चों में होती है। और मेरी पूरी शक्ति इन बच्चों के पीछे मैं लगा रहा हूं, इन नौजवानों के पीछे लगा रहा हूं, ताकि वो ही भारत के भाग्य बदलने के लिए एक नई ताकत के रूप में जुड़ जाएंगे, एक नई ताकत के रूप में देश का भाग्य बदलने में जुड़ जाएंगे और हिंदुस्तान का भाग्य बदलने में वो ताकत के रूप में काम आएंगे। भाइयों बहनों, भ्रष्टाचार ने, काले धन ने देश को तबाह कर दिया है। दीमक की तरह एक जगह पे बंद करो तो दूसरी जगह पे निकल आता है, दूसरी जगह पे सफाई करो तो तीसरी जगह पे निकल आता है। लेकिन आप सबके आशीर्वाद से भ्रष्टाचार और काले धन के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। भाइयों बहनों, जिन्होंने गरीबों को लूटा है उन्हें गरीबों को लौटाना ही पड़ेगा, तब तक मैं चैन से बैठने वाला नहीं हूं। एक के बाद एक कदम उठाता रहूंगा। और इसलिए भाइयों बहनों,
आप जो मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, बेईमानदारी की लड़ाई के लिए आशीर्वाद है। नोटबंदी के बाद मुझे कुछ नौजवानों से बातचीत का अवसर मिला। पढ़े लिखे थे, धनी परिवार के थे। मैं सोच रहा था कि वो नोटबंदी के कारण बड़े परेशान होंगे, गुस्से में होंगे, नाराजगी व्यक्त करेंगे। लेकिन उन्होंने मुझे एक बात बताई, वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी। उन्होंने कहा, साहब हमारे परिवार में रोज झगड़ा होता है। मैंने कहा, क्या झगड़ा होता है? बोले, हमारे पिताजी को हम कहते हैं, पिताजी आपके जमाने में जो सरकार थी, नियम थे, टैक्सी जितने ज्यादा था, आपको चोरी करनी पड़ी होगी, की होगी। लेकिन अब देश में ईमानदारी का युग आया है और हम जो पीढ़ी के लोग हैं बेईमानी का कारोबार करना नहीं चाहते हैं। हम ईमानदारी से जीना चाहते हैं और ईमानदारी से आगे बढ़ना चाहते हैं। मेरे देश की युवा पीढ़ी में ईमानदारी का युग शुरू हुआ है। ईमानदारी से जीने की इच्छा पैदा हुई है। यही मेरे लिए शुभ संकेत है भाइयों, देश के लिए शुभ संकेत है। अगर देश का युवा एक बार मन बना ले कि मेरे पूर्वजों ने, मेरे माता पिता को, मेरे पिछले वालों ने जो करना पड़ा, अब हमें नहीं करना है। भाइयों बहनों, बिना चोरी किए, बिना लूट किए भी सुख चैन की जिंदगी जी सकते हैं, संतोष की नींद ले सकते हैं। और इसलिए हमने एक ईमानदारी के युग की ओर देश को ले जाना है। 2022 भारत की आजादी के 75 साल होने वाले हैं। भाइयों बहनों, ये आजादी के 75 साल ये सिर्फ दीवार पर टंगे हुए कैलेंडर का विषय नहीं हो सकता है। ये आजादी के 75 साल कैलेंडर के एक बाद एक डेट बदल जाए और 2022 आ जाए, वो यात्रा नहीं है। आजादी के 75 साल का मतलब होता है देश की आजादी के लिए जान की बाजी लगाने वाले इसी धरती के बिरसा मुंडा से लेकर के अनगिनत लोग थे। भाई, क्यों अपने आप को खपा दिया था? आजाद भारत के सपने देखे थे उन्होंने और इसलिए अपने आप को खपा दिया था। क्या उनके सपनों को पूरा करने के लिए वे तो हमारे लिए फांसी के तख्त पर चढ़ गए, वे तो हमारे लिए जिंदगी जेलों में काट गए, वे तो हमारे लिए परिवारों को तबाह करके मिट गए। क्या हम उनके सपनों के लिए 5 साल, मैं ज्यादा नहीं कह रहा हूं दोस्तों, 5 साल 2022 तक जो भी करेंगे देश के लिए करेंगे। कुछ न कुछ करेंगे तो देश के लिए करते रहेंगे और देश की भलाई के लिए करेंगे। ये सपना 125 करोड़ देशवासियों का हो, 125 करोड़ देशवासियों का एक एक संकल्प हो कि आजादी के 75 साल होंगे, 5 साल बाकी है। 5 साल में मैं देश को, समाज को ये दे करके रहूंगा। अगर एक हिंदुस्तानी एक संकल्प लेकर के एक कदम आगे बढ़ता है, 2022 आते आते हिंदुस्तान 125 करोड़ कदम आगे बढ़ जाएगा। दोस्तों, ये ताकत है हमारी और इसलिए समय की मांग है कि हम अभी से सरकार में है तो सरकार में, विभाग में बैठे तो विभाग में, नगर पालिका में बैठे हैं तो नगर पालिका, नगर पंचायत तो नगर पंचायत, स्कूल है तो स्कूल में, गांव है तो गांव में, मोहल्ला है तो मोहल्ले में, जाति हो तो जाति में, परिवार में तो परिवार में, कोई न कोई संकल्प करे कि 2022 तक यहां पहुंच के ही रहना है, करके रहेंगे। अगर एक बार हर हिंदुस्तानी का एक सपना बन जाए तो 2022 में आजादी के लिए जान मिटाने वाले महापुरुषों को हम ऐसा हिंदुस्तान दे सकते हैं कि उनको एक बार तो संतोष होगा कि अब मेरा देश सही दिशा में चल पड़ा। जिस देश के लिए मैंने जिंदगी खपा दी थी
वो मेरा देश आगे बढ़ चला, उस सपने को लेकर के आगे चलना है। इसी एक कामना के साथ मैं फिर एक बार झारखंड की धरती को नमन करता हूं, भगवान बिरसा मुंडा की धरती को नमन करता हूं। मैं इन पहाड़िया नौजवानों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं झारखंड की जनता को शुभकामनाएं देता हूं। मां गंगा को प्रणाम करते हुए ये जो नया हमने अभियान छेड़ा है, मां गंगा के आशीर्वाद बने रहेंगे। हम एक नई, इस पूरे भूभाग में नई आर्थिक क्रांति मां गंगा के भरोसे लाएंगे। इसी एक अपेक्षा के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।